वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल रिवीजन सीरीज़, ये यूपीटीटी सुपर टीटी के लिए आर और बाकी सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं, जैसे पेट वगैरह के लिए। और इस पे आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो हर एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं, वो फैक्ट के रूप में आपको हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरीके से कई सीरीज़ आएंगी, लगभग 10 सीरीज़ कम से कम हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसको आप एक रिवीजन कम से कम करके एग्ज़ाम में जाइए। इसमें विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास और भूगोल सब का मिश्रण करके हम लोग चलेंगे। और आप लोग कमेंट्स में इसको बता भी सकते हैं कि क्या इसको अलग अलग चाहेंगे तो हम अलग अलग कर देंगे, लेकिन एक रिवीजन सीरीज़ है, सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए व्यवस्था की गई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग भी ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसमें ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है और इसको लगभग सभी स्टूडेंट्स इसे जानते हैं, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। इसको देख कर, दोबारा देख कर ही एग्ज़ाम में बैठना उचित है। चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे है ऊर्जा, दूसरा है रूपांतरित ऊर्जा, 3 कॉलम बने हुए हैं। तीसरे कॉलम का है रूपांतरित ऊर्जा की प्रक्रिया या यंत्र, यानी उसके उदाहरण। तो इसको ध्यान में से हम लोग पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा क्या करता है रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा को। और रूपांतरण की प्रक्रिया या यंत्र जो होता है, इसमें क्या बता रहा है, धातु के टुकड़े को पीटने से या वह गर्म होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। जब भी हम लोग धातु के टुकड़े को पीटते हैं तो वो गर्म होती है और गर्म होके वो हमें एक ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। अब एक यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण दूसरा देखते हैं हम लोग। अगर यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा, जैसे डायनमो। डायनमो में हम लोग यंत्र द्वारा उसको जब चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगे होते हैं, तो उसको जब चलाते हैं तो उससे हमें विद्युत प्राप्त होता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका है डायनमो, उदाहरण है डायनमो। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड। अगर देखेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे गिरते हुए जो पिंड होते हैं वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई भी पिंड हम लोग उछालते हैं तो एक पॉइंट पे जाकर वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि वहाँ से नीचे जब आता है तो वो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और वो जब वहाँ से स्टॉप होकर फिर नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। या कोई भी पिंड पड़ा हुआ है शांति से और उसको हम धक्का देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्जन हो जाता है। ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड, ठीक है। इसमें उदाहरण बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से अब स्थितिज ऊर्जा के लिए नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया पिंड गतिज ऊर्जा है। इसको हम अभी बताए थे आपको कि अगर हम कोई पिंड नीचे से हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गति तो देंगे, लेकिन एक एक पॉइंट पे जाकर के वो रुक जाती है, और रुकने से यानी कि वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, बया ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे जो पिंड फिर से वापस आने लगता है, वो जो पॉइंट होता है, यानी ऊपर जाने और रुकने और नीचे की तरफ आने में, वही एक पॉइंट होता है जहाँ स्थितिज ऊर्जा बनती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइए देखते हैं। कह रहा विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा, बहुत साधारण है। विद्युत बल्ब को, यानी जहाँ विद्युत हम देते हैं और वो जलने लगे, हीट होकरने लगे, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा की तरफ है। यानी विद्युत बल्ब, हीटर और ऊष्मा, आदि में ऊष्मा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा का आता है। इसमें विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को भी हम लोग देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का मतलब, जैसे अगर हम विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा की तरफ देखें तो विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब जो है ये है हमारा, इस तरीके से काम करता है। यानी हम लोग विद्युत जब देते हैं तो प्रकाश देने लगता है। ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, इसमें क्या हुआ, स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है वही है हार्न आदि में। ठीक है। विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में विद्युत चुंबक, ये तो पता ही है। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत प्रेस। प्रेस को हम लोग जब बिजली देते हैं प्रेस के उपकरण को तो वो गर्म हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन। अब ध्वनि ऊर्जा जिसे मोबाइल के जो स्पीकर्स में होते हैं हम लोग, जिसमें बात करते हैं, वो ध्वनि ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करके आगे भेज देता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत सेल में, विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं, जो जो सोलर प्लेट्स होते हैं, वो इनका काम है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। अब ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल। ठीक है। वही चीज़ है, ऊष्मीय ऊर्जा को भी हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, सो सोलर सेल बोलते हैं। ठीक है। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। अब जितनी भी बैटरीज है सारे रसायन से बने हुए होते हैं और रसायन उसमें स्टोर्ड होता है चार्जेस। उस चार्जेस को हम लोग बाहर की तरफ जब ले आते हैं तार के माध्यम से, तो वो विद्युत ऊर्जा का काम करता है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा
द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिक की बम जो है इसमें होता क्या है, नाभिक की ऊर्जा में जो इसका एटॉमिक मास है वो यानी कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो संलयन और संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो प्रक्रिया होती है और वो नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, भाई वही हुआ, बम अगर क्या कहते हैं बनता है तो ऊष्मा बहुत सारा देता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा तो आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त करती है, और नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग विकिरण ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, अल्फा बीटा गामा बहुत सारे विकिरण उसमें से निकलते हुए। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, सितार तबला आदि में। अगर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को देखते हैं तो इसमें जो है सितार तबला बजाते हैं यंत्र को। ठीक है, वही हुआ। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा द्वारा बड़े बड़े पंखों को चलाया जाता है तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पवन चक्की। ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का कन्वर्जन ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, डीजल पेट्रोल भाप इंजन, ये क्या है, ऊष्मा बनाता है, ऊष्मा यानी गर्मी के द्वारा हम डीजल पेट्रोल भाप इंजन चलाते हैं। भाप इंजन में क्या है, ऊष्मा हम लोग कोयले द्वारा पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं और भाप से यंत्रों को चलाया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यंत्र ऊर्जा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका कि विद्युत ऊर्जा हम डाल देते हैं जब वॉशिंग मशीन को तो उसके यंत्र जो है गोल गोल मोटर जो है चलने लगता है। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण। इसके उदाहरण अगर आप लोग देखेंगे, ये उदाहरण बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप उदाहरण इस को ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन लोगों को बहुत रहती है, तो इसको ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान से पढ़ें। चलिए हम लोग देखते हैं। अनंत वस्तु की स्थिति पहला, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब का आकार, चौथा वस्तु की तुलना में आकार की प्रकृति। अभी इस पे देखते हैं, कोई भी जो है आकार जो बनता है किसी भी फोकस के द्वारा, प्रतिबिंब जो बनता है यानी कि शीशे पर, वो किस तरीके से बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। अगर अवतल दर्पण है तो उस पर बहुत सारी स्थिति बन रही है, किसकी, वस्तु की और प्रतिबिंब की स्थिति, इसके आधार पर उसका आकार और उसकी प्रकृति क्या होगी वस्तु की तुलना में। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर वह अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की इस प्रतिबिंब की स्थिति, हाँ, अनंत पर है और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। ठीक है, फोकस पर, तो आकार बहुत छोटा होगा, वास्तु उल्टा, और इसका जो वस्तु की तुलना में जो इसकी वो बनेगी छवि, वो जो है उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं। वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर एवं अनंत के बीच पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा और प्रतिबिंब का आकार छोटा, उल्टा तथा वास्तविक। वक्रता केंद्र पर अगर हो और प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो समान आकार हो, तो उल्टा और वास्तविक। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु की स्थिति हो अवतल दर्पण में, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखा जाए तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में हो तो बड़ा बनेगा और उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसी के नीचे हम लोग देखते हैं, फोकस पर होगा अगर वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण पर और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर तो बहुत बड़ा बनेगा आकार और उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। वस्तु की तुलना में आकार की प्रकृति जो है वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट इसी देखते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु की स्थिति है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा, और उसकी प्रकृति क्या होगी, सीधा और आभासी। इसमें देखिए एक ट्रिक है, आपको एक ध्यान पे रखना है, उस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इस चीज़ को हल कर ले जाएंगे। बस केवल आपको ध्यान क्या देना है, जितनी भी स्थितियाँ होंगी अवतल दर्पण में, इसकी वस्तु की तुलना में आकार की प्रकृति जो होगा, वस्तु की तुलना में आकार की प्रकृति ये जो होगा उसको बस केवल एक ट्रिक से हम लोग समझ लेते हैं, ये सब के सब उल्टा एवं वास्तविक बन रहा है। बस केवल एक जगह हमको ध्यान देना है, और वो ध्यान कहाँ देना है, सीधे सीधे हमें फोकस तथा ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे अगर उसका होगा प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सीधा और आभासी बनेगा। बस एकमात्र जगह पे सीधा और आभासी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति अगर होगी, ठीक है, देख रहे हैं, बस यहाँ पे ये बड़ा बनेगा और सीधा और आभासी बनेगा। छोटा और बहुत छोटा जो बनता है इस पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस पर क्वेश्चन बहुत है, प्रतिबिंब का आकार पे बहुत है। ये प्रतिबिंब की वस्तु की तुलना में आकार की जो प्रकृति होती है इसी पर क्वेश्चन बनता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी कॉलम से बनेंगे, आप लोगों को यहाँ ध्यान पे रखना है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है
इसके आधार पे ही इसका उत्तर मांगा जाएगा। तो आपको सिर्फ स्मार्ट तरीके से ध्यान ये रखना है, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु की स्थिति है, कहाँ पे, फोकस तथा वस्तु के बीच, अगर अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच की स्थिति है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग सीधे सीधे कुछ नहीं सोचना है, समझना है, लास्टली यही एक ऑप्शन है जो पूछा जाएगा आपसे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी का बनता है, सीधा आभासी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल भाषा में इसको समझ के कोशिश कर सकते हो। अगर पूरा रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब मिश्र धातु हैं, ये रटने वाली चीज़ें हैं, अगर इसको रट सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी है एग्जाम में इसको पढ़ के जाना। सामान्य मिश्र धातु एवं उनके घटक तथा उपयोग। हिंदी बहुत टफ होता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है लेकिन बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है इंसान को, तो उसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पीतल पहला। अब इसको हम लोग देखते हैं, पीतल का जो वो है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, क्या क्या होता है इसमें। कॉपर और जिंक बर्तन बनाने में, वहीं पर कांसा में आपको देख लीजिए कॉपर और टिन। ठीक है, कांसा में कॉपर और टिन, इसको देख लीजिए। जर्मन सिल्वर ये पूछा जाएगा, परसेंटेज अगर आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं तो परसेंटेज 2-3 बार देखेंगे तो ध्यान में आ जाता है। जर्मन सिल्वर पहले इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप क्या क्या इसमें मिक्सअप है। ठीक है, एलॉय में क्या क्या मिक्सअप है, ये ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, हायर एग्जाम में पूछे जाएंगे, पेट जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए ये दिया हुआ है, बेटर है आप उसको याद करिए। अब यहाँ पे देखिए जर्मन सिल्वर क्या है, ये है कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण। रोल्ड गोल्ड, ये है कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण, 90-10, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। गन मेटल पूछा गया है, कॉपर जिंक और टिन का। नेक्स्ट है मेटल, नेक्स्ट है डेल्टा मेटल, कॉपर जिंक और फेरस यानी कि लोहे का मिश्रण है। मुंज मेटल कॉपर और जिंक, डच मेटल कॉपर और जिंक, बस परसेंटेज का अंतर है मुंज और डच में। कॉपर 80 है डच में और मुंज में 60। ठीक है, मोनेल मेटल कॉपर और निकिल, टाका ये सोल्डर है, ये पूछा जाता है। टिन और लेड एसएन और पीबी यानी टिन और लेड। रोज मेटल, बिस्मथ, लेड और टिन का परसेंटेज है 50, 28 और 22। ठीक है, और है मैग्नीलियम क्या है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैंगनीज का। टाइप मेटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, टिन, लेड और एसबी। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रटना ही पड़ेगा, ये रटने वाला आइटम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, गन मेटल। इसके बाद आपको आएगा मुंज मेटल, टाका, फिर टाइप मेटल। इतने याद रखिए आप, इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट आके चलते हैं, आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रमुख संसदीय समितियाँ, समितियों के नाम, सदस्यों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। सदस्यों की संख्या में देखिए लोकसभा और राज्यसभा ये लगा हुआ है दोनों में, इसको हम लोग देखते हैं। और पहले संसदीय समितियों के नाम देख लेते हैं। लोकसभा की प्राक्कलन समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के 30, राज्यसभा से कुछ नहीं, टोटल 30, ये पूछा जाता है टोटल कितने हैं, लोकसभा राज्यसभा कितने हैं, राज्यसभा 0 है और ये लोकसभा से 30। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा में 7, कुल 22। लोक लेखा समिति 15, 7, 22। विषयगत समिति कुछ नहीं। कार्य मंत्रणा समिति 15, 7, 22। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं गैर सरकारी समिति सदस्यों संबंधी विधेयकों संबंधी है, इसमें है टोटल 15 नहीं कि लोकसभा से 15, बाकी राज्यसभा से बिल्कुल नहीं है। सभा की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, इसमें लोकसभा की 15 क्योंकि अनुपस्थिति संबंधी समिति ये लोकसभा का है, इसमें राज्यसभा में 0। याचिका समिति 15 और 10 का रेशियो। विशेषाधिकार संबंधी 15, 10। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति 15, 10। सभा पटल पर रखे संबंधी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 15, 10, 15, 15 है इसका, ये इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से, 15 और 15 टोटल 30। ठीक है, सभा पटल पर रखे पत्रों संबंधी समिति 15, 10। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों कल्याण संबंधी समिति 20, 10, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक क्या है, देखिए मैक्सिमम आपके लोकसभा से, ध्यान दीजिए, प्राक्कलन समिति और अनुसूचित जाति, प्राक्कलन में 30,
अनुसूचित जाति में 20, बाकी जितनी भी समितियां हैं जो लोकसभा राज्यसभा को मिला करके बनती हैं, सब में 15-15 है लोकसभा की। और बस ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे हैं सरकारी उपक्रम, लोक लेखा समिति और कार्य मंत्रणा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यसभा से 7-7-7 हैं, यानी कि टोटल 22 हैं। कभी कभी टोटल पूछा जाता है, कभी कभी राज्यसभा का पूछा जाता है, कभी कभी लोकसभा का पूछा जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। राज्यसभा का हमें लोकसभा का हमें पता हो गया है कि लगभग कि प्राक्कलन समिति और अनुसूचित जनजाति समिति वाला छोड़ करके, यानी प्राक्कलन में 30, अनुसूचित जनजाति में हमें कम मिलता है यानी 20 मिलता है, और बाकी सब में 15-15 है। और हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि सरकारी उपक्रम, लोक लेखा, कार्य मंत्रणा, ये जो 2-3 समितियां हैं, इसमें राज्यसभा का यानी लोकसभा का तो 15, राज्यसभा के 7, यानी कि टोटल 22। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं गैर सरकारी सदस्यों समिति, सभा की बैठकों से संबंधित समिति, इसमें केवल लोकसभा के 15-15 हैं, बाकी राज्यसभा से 0 हैं, ये ध्यान देना है। अब हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है कि जितनी भी और बाकी समितियां हमें समझ में आ रही हैं, उसमें लोकसभा में 15-15 हो ही गया, राज्यसभा से टोटल 10-10 चलेंगे, जबकि एक समिति इसमें अधीनस्थ वाला है, अधीनस्थ वाले को हम लोग ध्यान में रख लेंगे तो कभी हमको नुकसान नहीं होगा एग्जाम में। 15-15-30, यानी दोनों में अगर कोई बराबर दिखा रहा है रेशियो, तो अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति है, बस इसी में अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति के अलावा और किसी में नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ज्योग्राफी में स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें ये सीमित क्षेत्र में ही चलती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं गर्म स्थानीय पवनें। ठीक है, अब गर्म स्थानीय पवनें क्या कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट, अगर आप गर्म याद कर लेंगे तो छांट लेंगे कि इसमें से पूछ लेता कभी कभी गर्म फिर ठंडी, इसके बाद हम आपको ठंडी बता देंगे। तो गर्म पहले हम लोग याद कर लेते हैं। गर्म में ध्यान देखते हैं, पहला फॉन, कौन सा है, फॉन। फॉन में हम लोग ये देखेंगे कि आल्प्स पर्वत, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ठीक है, फॉन में आल्प्स पर्वत, ये चिनूक कहाँ बसती है, रांची के पूर्वी ढाल पर। लू उत्तरी भारत, हरमट्टन गिनी तट, ये इंपॉर्टेंट है जब पूछा गया है। अब हमको इसमें ध्यान क्या देना है, फॉन जो है आल्प्स पर्वत, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये टोटल हमको समझ में लेना है। चिनूक रॉकी का पूर्वी ढाल यानी अमेरिका और कनाडा हो गया। लू जो है उत्तरी भारत और पाकिस्तान में हो गया। हरमट्टन, इसी को हम लोग डॉक्टर विंड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बरगुज ये दक्षिणी अमेरिका में है, अफ्रीका में, सॉरी, बरगुज दक्षिणी अफ्रीका में है। शिमून ये हमारा अरब सहारा मरुस्थल में है। काराबुरान मध्य एशिया यानी तारिम बेसिन एरिया में है, ये पूछा गया है, तारिम बेसिन में। सिरक्को यानी इटली में, सिरक्को आपका इटली है। खमशिन, चूँकि आपको नाम ही से पता चल रहा है ये कहाँ हो सकता है, मिस्र में। गिबली लीबिया में, ली लिखा हुआ है, लीबिया पकड़ लेना। चिली, चिली में आप लोग आ जाएंगे। ट्यूनीशिया, चिली जो बहती है वो ट्यूनीशिया में। लेवेक स्पेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवेक स्पेन में है, पूछा जाता है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में, ब्लैक रोलर। ठीक है, शामल, शामल को देख लीजिए अरब इमार, ईरान में, इराक के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग में, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में। सांताना कैलिफोर्निया। योमा जापान। जोंडा अर्जेंटीना। सिम्यून ईरान। नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड। अयाला सेंट्रल मैसिल। मारिन दक्षिणी फ्रांस। गोरिच ईरान। ठीक है, सुखेबे ये आपका हो गया, सुखेबे रूस और काजाकिस्तान। बाग्यो फिलीपींस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में हम लोग देखते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा और फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए जल्दी से जल्दी। इसमें देखते हैं कि कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किस वर्ष हुआ और किस स्थान पर हुआ और किस भाषा में हुआ, पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। बंगाल गजट, पहला कौन सा है, बंगाल गजट 1780 में, बंगाल गजट जो है 1780 में। इसको हम लोग देखते हैं, इसके संस्थापक कौन थे, जेम्स जेके हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। और इसका स्थान क्या था, कलकत्ता में, और भाषा क्या थी, अंग्रेजी। 1818 में समाचार दर्पण, 1818 में समाचार दर्पण, और किसने, मार्शमैन ने, कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। 1821 में संवाद कौमुदी, राजा राम ने इसका संस्थापन किया है, राजा राम ने इसका संस्थापन किया है, कहाँ पे, कलकत्ता में, बंगाली भाषा में। इसी तरीके से आते हैं 1822 में समाचार दर्पण हो गया, राजा राम संवाद कौमुदी हो गई, संवाद कौमुदी राजा राम कलकत्ता बंगाली। ठीक है, 1822 में मिरातुल राजा राम कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1851 में राष्ट्रगोपतार दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बई गुजरात में। 1824 उद्दंड मार्तन जुगल किशोर कानपुर दिल्ली में। 1853 में हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष हरीश चंद्र मुखर्जी कलकत्ता अंग्रेजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। 1859 में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता बंगाली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में इंडियन मिलन देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। 1861 में इंदु प्रकाश
पत्रिका किसने किया है? रानाडे ने बम्बई में मराठी भाषा में। 1864 में नेटिव ओपिनियन पत्रिका का V.N. मांगलिक ने बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। 1865 में पायनियर अंग्रेजी प्रेस जो था उसने किया है इलाहाबाद में अंग्रेजी भाषा में। पायनियर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी पेपर आता है ये, ठीक है। 1868 में कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी हिंदी में पूछा गया भाई। ट्रिब्यूनल सरदयाल सिंह मजीठिया लाहौर में अंग्रेजी में। 1877 में हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट वाराणसी हिंदी में। और 1881 में मराठा आगरकर बम्बई और अंग्रेजी भाषा में। 1881 में केसरी केलकर ने बम्बई में मराठी भाषा में। 1890 में इंडिया दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में अंग्रेजी भाषा में, इंपॉर्टेंट है, इनका भी थोड़ा याद रखिएगा। और 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा ने दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में। 1903 में इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में युगांतर बरिंद घोष भूपेंद्र कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। 1909 में वंदे मातरम हरदयाल श्यामजी बर्मा पेरिस में अंग्रेजी भाषा में। 1910 में प्रताप जो पत्रिका है उसका किसने किया है? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर हिंदी में। 1912 में अल हिलाल किसने किया है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता में उर्दू भाषा में। 1913 में गदर लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को और अंग्रेजी भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से हम लोग एक बार ध्यान से समझेंगे। कौन कौन सा? बंगाल गजट, समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी, मिरातुल, राष्ट्रगुप्तार, उदंड मार्तन, हिंदू पैट्रियाट, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर। और इसके बाद आएगा आपका पायनियर, फिर आता है सीधे सीधे मराठा केसरी, ठीक है। और इंडिया दादा भाई नौरोजी का, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इंडियन ओपिनियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1903 में महात्मा गांधी द्वारा। युगांतर, बद्रीनाथ घोष, वंदे मातरम और अल हिलाल और गदर, ये सारे पत्रिकाएं पूछी गई हैं, हर एग्जाम में लगभग सब के सब पूछे गए हैं, ठीक है। इसको हम लोग फास्ट की पढ़ाने की हमने कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। कृपया इसको ध्यान से 2-3 बार वीडियो पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप इसको रटने की कोशिश करिए, 2-3 बार इसे सुनेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बढ़ाइए, थोड़ा सा परिवार को बढ़ाइए इस चैनल के, तभी मज़ा आएगा। ओके, धन्यवाद।